छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। क्लास 12th बच्चों, आज हम छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आज 20 मई उनकी जयंती है, तो आज हम इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित काव्य का अवलोकन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छायावादी काव्य की संपूर्ण कोमलता और कमनीयता इनके काव्य में साकार हो उठी है। प्रकृति के हरे भरे वातावरण में बैठकर जब ये कल्पना लोक में खो जाते थे, तो प्रकृति की सुंदरता का सृजन स्वयं ही मूर्त हो उठता और मानवता के मंगलमय उन्नयन के स्वर गूंज उठते। पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। प्रकृति के अनुपम चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे पूर्वांचल प्रदेश के कौशानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माता का निधन हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया। गांव की पाठशाला और राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अल्मोड़ा में पढ़ते समय ही इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया। इसके बाद जब ये इलाहाबाद के सेंट्रल म्योर कॉलेज से इंटर कर रहे थे, तभी गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ बैठे और स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन किया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में एक काला कांकर आ गए। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाली। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संबंध स्थापित किया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी भ्रमण में इनका श्री अरविंद से परिचय हुआ और उनके दर्शन से प्रभावित होकर प्रयाग लौटकर अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए, जिन पर अरविंद दर्शन का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, यथा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि। सन 1950 में आकाशवाणी से संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करने लगे। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। लोकायतन पर इनको सोवियत पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 19 दिसंबर 1977 को सॉरी 21 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। पंत जी की रचनाओं का स्वर समय के साथ बदलता रहा। उनकी पहली रचना 1916 ईस्वी में लिखी गई गिरजे का घंटा थी। 1920 में उनकी रचना उच्छ्वास ग्रंथ प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं हैं काव्य, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व आदि। इनमें से वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन छायावादी कृतियां हैं, जबकि युगांत, युगवाणी, ग्राम्या प्रगतिवादी रचनाएं हैं।
पंत जी का स्वर्ण काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है, जिसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ तथा उत्तरा को गिना जा सकता है। उनकी शेष रचनाओं में नव मानवतावाद को स्थान मिला है। ज्योत्सना, गीतिनाट्य, ज्योत्सना, रजत, शिखर, अतिमा आदि। उपन्यास, हार, कहानी संग्रह 5 कहानियाँ। इसके अतिरिक्त उमर खय्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद मधु ज्वाल में किया है और अनेक संग्रहों की भूमिकाएं भी लिखी हैं, जो इनके आलोचक रूप को उजागर करती है। पंत जी के काव्य का विकास 3 रूपों में हुआ: छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में और अध्यात्मवादी कवि के रूप में। इनके काव्य का विकास वीणा से प्रारंभ होकर पल्लव एवं गुंजन से में विकसित होता हुआ युगांत पर समाप्त हो जाता है। छायावाद के सभी गुण इनके संग्रहों में मिलते हैं। प्रकृति प्रेम, विरह वेदना, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण और पलायनवादी भावनाएं इनकी मुख्य प्रतिपाद्य हैं। युगांत संक्रांति काल की रचना है और प्रकृति का गुण अनुवाद करने वाला कवि यहाँ आते आते मानव का गुणगान करने लगा। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। कवि पंत यहाँ तक आते आते शोषण के विरोधी और मानवता के समर्थक बन चुके थे। ताज नामक कविता में उनके प्रगतिवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। पंत जी के काव्य साधना के अंतिम चरण को अरविंद ने प्रभावित किया। अरविंद के अनुसार व्यक्ति धरती पर ही दिव्य जीवन जी सकता है। स्वर्णधूलि, उत्तरा, लोकायतन इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं। इनका काव्य कोमल कल्पना से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें कोमल भावनाओं का सुकुमार कवि कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, कल्पना ही पंत की कविता का मेरुदंड, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। कोरी कल्पना की बाल सुलभ रंगीन उड़ानों से लेकर अत्यंत तल्लीन और गहन कल्पना अनुभूतियों के चित्रण में पंत जी का विकास क्रम देखा जा सकता है। पंत जी की प्रारंभिक रचनाओं में छायावादी कविता की प्रवृत्तियों के अनुरूप विरह वेदना की प्रधानता है। जैसे वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंत जी की भाषा कोमल कांत पदावली लिए हुए खड़ी बोली है, जिसमें चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता और पद लालित्य समाहित है। छायावादी शैली की समस्त विशेषताएं, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, सजीव बिंब विधान स्पष्ट दिखाई देती है। लोकायतन में इन्होंने मुक्तक, गीत काव्य शैली का प्रयोग किया है। एक और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि परंपरागत अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है, तो दूसरी ओर मानवीकरण और ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग भी किया है। पल्लव काव्य संग्रह में पंत जी ने 40 पृष्ठों की एक लंबी भूमिका दी है, जिसमें कवि ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रकृति के कवि के रूप में पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान सर्वोपरि है।
हिंदी में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि पंत जी हैं। ग्राम श्री नामक कविता में वे लिखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली थाली। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही काव्य धाराओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम कह सकते हैं कि पंत जी की मेधा सक्रिय शक्ति देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। हमारे वर्तमान के निर्माताओं में उनका गौरव अद्वितीय है। एक ही व्यक्ति ने अपने अल्पकाल में साहित्य की गति को 2 बार 2 विभिन्न दिशाओं में मोड़ दिया हो, ऐसा दूसरा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। हिंदी काव्य में प्रकृति सुंदरी का सुकुमार चित्र अंकित कर उसके सहज सौंदर्य के चतुर चितेरे और कोमल भावनाओं के कवि के रूप में पंत जी सदैव अमर रहेंगे। सौंदर्य के उपासक पंत की सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र प्रकृति, नारी एवं कला है। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। वीणा ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक कृतियों में प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित हुआ है। आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में कविवर पंत का प्रकृति प्रेम मांसल बन जाता है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगता है। पल्लव एवं गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए हैं। व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने देते हैं। पंत जी का प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। पंत जी की भाषा चित्रात्मक है, साथ ही उसमें संगीतात्मकता के गुण भी मौजूद हैं। उन्होंने कविता की भाषा एवं भावों में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कोमल कांत पदावली से युक्त सहज खड़ी बोली में पद लालित्य का गुण विद्यमान है। उन्होंने अनेक नए शब्दों का निर्माण भी किया, जैसे टलमल, रलमल आदि। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिमार्जित है, जिसमें एक सहज प्रवाह एवं अलंकृति देखने को मिलती है। पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं, जैसे लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव एवं मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप में मौजूद हैं। पंत जी को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे अलंकार विशेष प्रिय थे। वे उपमाओं की लड़ी बांधने में अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने मानवीकरण एवं ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों के भी प्रयोग किए। इन्होंने नवीन छंदों का प्रयोग किया, मुक्तक छंदों का विरोध किया, क्योंकि वे उसकी अपेक्षा तुकांत छंदों को अधिक सक्षम मानते थे। उन्होंने छंद के बंधनों का विरोध किया। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। वे युग दृष्टा व युग सृष्टा दोनों ही थे। वे असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे,
छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा।